हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 10वीं कक्षा की आपकी सामाजिक विज्ञान है उसका जो भूगोल वाली बुक है उसके एक नंबर वाले MCQs जो कहीं ना कहीं आपके जो आने वाले पेपर है वहाँ के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के विशाल मैदान किस मिट्टी से बने हैं? जो भारत का जो विशाल मैदान किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से, बी काली मिट्टी से, सी लेटराइट मिट्टी से या लाल मिट्टी से। ठीक है, तो बेटे जो भारत के विशाल मैदान किस मिट्टी से बने हैं? जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? ये होना चाहिए 50%, 30%, 33% या 25%। तो सही आंसर क्या है बेटे? 33%। ठीक है, जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% जो हिस्सा है वो वनों के अधीन होना चाहिए। अभी कितना है ये? 19-20% के आसपास है, पर ये 33% होना चाहिए। इसके बाद है उच्च नमी। उच्च नमी का मतलब होता है जिस मिट्टी में ज्यादा नमी रहती है। उच्च नमी रखरखाव वाली मृदा का नाम बताइए। लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो कौन सी है बेटे? वो ब्लैक सोइल यानी काली मिट्टी। ये काली मिट्टी ऐसी है जिसमें ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे ही बारिश होती है तो ये मिट्टी चिपचिपी होती है। ठीक है, चिपचिपी जैसी धूप पड़ती है तो ऊपर का भाग कठोर हो जाता है, तो जो कठोर के नीचे वाला भाग है नमी, तो वो काफी लंबे समय तक इस मिट्टी में बनी रहती है। ठीक है, तो उच्च नमी रखरखाव वाली जो मिट्टी कौन सी है? वो काली मिट्टी है। इसके बाद है पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं? ठीक है, रेगड़, खादर, बांगर या उपरोक्त सभी। तो बेटे ये बांगर होती है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बांगर क्यों होगा? पुरानी जलोढ़ कौन सी होती है बेटे? पुरानी जलोढ़ वो मिट्टी है जहां, ऐसी मिट्टी जहां पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। मतलब नदियों से, जब बारिश के समय नदियों में बाढ़ आ जाती है तो बांगर के मैदान कौन से हैं? ऐसे मैदान जहां पर बाढ़ का पानी, जो नदियों के बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंच पाता है, उन्हें बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? ये बांगर है। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है हमारा? प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना को कब आरंभ किया गया? 1971 में, 1973 में, 1976 में या फिर 1983 में? तो बेटे जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1973। इसके बाद है बेटे मानस बाघ रिजर्व कहां स्थित है? बाघ रिजर्व क्या होते हैं? ऐसे जंगल जहां पर बाघों को रखा जाता है। तो मानस बाघ रिजर्व कहां स्थित है बेटे? असम, सिक्किम, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय? तो सही आंसर क्या है बेटे? जो मानस बाघ रिजर्व कहां पर है? ये असम में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है बेटे, इसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम में, केरल में, उत्तराखंड में या फिर पश्चिम बंगाल राज्य में? तो बेटे जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी असम में है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 8, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर झारखंड में है? तो बेटे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। आंसर क्या हो जाएगा बेटे? बी हो जाएगा। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है, जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, मानव निर्मित, अनवीकरणीय या फिर उपरोक्त सभी? तो हम जानते हैं जो जल क्या होता है कि नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब क्या है? जल कभी खत्म नहीं होता है, बारिश के माध्यम से वो धरती पर दोबारा बरस पड़ता है। ठीक है, तो जल क्या है मेरे बेटे? नया बार बार बनता रहता है, तो एक नवीकरणीय संसाधन है ये। इसके बाद बेटे प्रश्न नंबर 10, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर, महानदी पर या फिर कावेरी नदी पर? तो हम जानते हैं जो सरदार सरोवर बांध है गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मतलब विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? मासिनराम जो मेघालय में है, मानस
आसाम में है, काजीरंगा आसाम में है, या फिर मणिपुर राज्य में है? तो हम जानते हैं विश्व की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिनराम में। मासिनराम कहाँ पर है? ये मेघालय में एक जगह का नाम है। ठीक है बेटे। अब है बेटे प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी का कितना धरातल जल से ढका है? पृथ्वी का कितना धरातल जल से ढका है? 1/3 33% होता है, 2/3 66% हो गया, 1/4 25%, 3/4 यानी कि 75%। ठीक है, तो कितना है? 3/4 के आसपास जो पृथ्वी का भाग है वो जल से ढका हुआ है। ये 3/4 कितना होता है? ये 3/4 मेरे बेटे लगभग 71% के आसपास होता है। ठीक है बेटे। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारत की डैश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। मतलब कितनी जो जनसंख्या है हमारे देश की वो खेती बाड़ी में लगी हुई है? 1/3 यानी कि 33%, 1/2 यानी कि 50%, 2/3 यानी कि 66%, या फिर 1/4 25%। तो भारत के जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, कृषि कामों में कितनी जनसंख्या लगी हुई है बेटे? तो सही आंसर कितना है? 2/3 यानी कि 66% के आसपास लोग आज भी हमारे देश के खेती कार्यों में लगे हुए हैं। इसके बाद बेटे कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। कर्तन दहन, अब कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है बेटे? कर्तन दहन प्रणाली में क्या करते हैं लोग? जंगल में आग लगा देते हैं, सॉरी पहले जंगलों को काटते हैं, फिर जंगल में आग लगा देते हैं, फिर जमीन को साफ करते हैं, फिर वहां पर खेती करते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल खेती करते हैं, उसके बाद जमीन बंजर हो जाती है, फिर दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां पर पेड़ काटते हैं, वहां पर फिर आग लगाते हैं, जमीन को साफ करते हैं, फिर खेती करते हैं। तो ऐसी खेती को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि, गहन निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, या इनमें से कोई भी नहीं? तो बेटे सही आंसर क्या है? स्थानांतरित कृषि। जो कर्तन दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्य कौन से बेटे? ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये उत्तर पूर्व के राज्य हैं। 7 सिस्टर्स भी कहते हैं इनको। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से, पलामू के नाम से, या झूम के नाम से, या उपरोक्त सभी? तो बेटे उत्तर पूर्वी राज्यों में जो स्थानांतरित कृषि है इसको झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब है बेटे प्रश्न नंबर 16, किस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा एरिया होता है, लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल मतलब एक ही फसल बोई जाती है? रोपण कृषि, गहन जीविका कृषि, या फिर स्थानांतरित कृषि, या फिर उपरोक्त सभी? तो बेटे सही आंसर क्या है? जहां पर लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है उसका होता है रोपण कृषि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ए हो जाएगा। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार विस्तृत है? 43%, 35%, 27%, या फिर 52% पे? तो बेटे सही आंसर क्या है? 27%। जो भारतीय कुल भूमि है उसके 27% भाग पर क्या है? पठार है। ठीक है बेटे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 35.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 36.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर? तो भारत का कुल एरिया कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। यानी कि भारत का कुल एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, अगर हम एक्यूरेट लें। इसके बाद बेटे प्रश्न नंबर 19 क्या है? अन्वीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। अन्वीकरण का मतलब कि जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जैसे जल, मिट्टी, कोयला, या फिर ये सभी? तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ये बारिश के माध्यम से जल दोबारा आ जाता है। मिट्टी भी बेटे नवीकरणीय है, जब बारिश आती है पहाड़ों से मिट्टी बहाकर नीचे आ जाती है जिससे नई मिट्टी बन जाती है।
तो कोयला, कोयला क्या है बेटे? एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगर आपने एक बार कोयला यूज कर लिया वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोबारा कोयला बनने में फिर लाखों वर्ष लगते हैं। इसलिए जो कोयला है बेटे किसमें आता है? ये अनवीकरणीय संसाधनों में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न नंबर 20 क्या है? निम्न में से कौन सा एक संसाधनों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? मतलब जिसके आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं किया जाता। ए, उत्पत्ति के आधार पर, बी, समाप्यता के आधार पे, सी क्या है? रंग के आधार पर, या फिर डी क्या है? विकास के आधार पर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण किसके आधार पर नहीं किया जाता बेटे? वो क्या नहीं किया जाता? रंग के आधार पर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे? सी हो जाएगा। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारतीय वन्य जीवन अधिनियम लागू किया गया। मतलब जो भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? 1970 में, 1971 में, 1972 में, या फिर 1973 में? तो बेटे कब लागू किया गया? 1972 में। सही आंसर क्या है? 1972 है। ठीक है बेटे। अब है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, मतलब जो पर्यावरण को बचाने से संबंधित कुछ आंदोलन हुए थे, जैसे चिपको आंदोलन, या फिर बीज बचाओ आंदोलन, या फिर संयुक्त वन प्रबंधन, या फिर उपरोक्त सभी। तो बेटे पर्यावरण को बचाने के लिए तीनों ही आंदोलन हुए हैं। ये दोनों आंदोलन हुए और ये संयुक्त वन प्रबंधन भी किया गया है। तो आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा। यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ, बीज बचाओ आंदोलन किया गया है, इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली भी अपनाई गई है। ये सभी काम किसके लिए हुए हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए हुए हैं। इसके बाद बेटे प्रश्न नंबर 23 वन्य जीवों और वनस्पति का संरक्षण मतलब बचाना आवश्यक है, क्योंकि हमें जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु उनको बचाना है, और हमारे वनस्पति यानी पेड़ पौधों को बचाना है, उनको संरक्षण करना है। क्यों? क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। बिल्कुल ठीक है। वनस्पति व जीवों में बेहतर जनन के लिए जीन्स विविधता को बढ़ावा मिलता है बेटे, ये भी बेटे ठीक है। हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन बने रहते हैं, तो बेटे ये भी ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? उपरोक्त सभी। तो आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार बेटे प्रश्न नंबर 24 निम्न में से किस जीव के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं? बाघ के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए, कश्मीरी हिरण के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो बेटे जो केंद्र सरकार है उसने बाघों, एक सींग वाला गैंडा और कश्मीरी हिरण सबके लिए विशेष प्रयास किए हैं। तो आंसर क्या रहेगा बेटे इसका? डी हो जाएगा। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 25 है विश्व के कुल जल का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? अलवणीय मतलब जो खारा नहीं है। लवणीय क्या होता है? खारा पानी जो पीने लायक नहीं होता, जो समुद्रों में है। तो विश्व के कुल जल का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, जो पीने लायक पानी है, वो कितना है? 10% है, 2% है, या 2.5% है, या फिर डी 3.6% है? तो बेटे अलवणीय जल कितना है? 2.5%। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि विश्व के कुल जल का अलवणीय जल कितना है? 2.5% है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 विश्व में अलवणीय जल का 30% भाग, मतलब जितना जल अलवणीय है कुल जल का, उसका 30% भाग कहां पर पाया जाता है? भौम जल के रूप में। भौम जल क्या होता है? भूमि के जल के रूप में, बर्फ की चादर के रूप में, समुद्रों में, या फिर नदियों में? तो सही आंसर क्या बेटे? भौम जल के रूप में। यानी कि विश्व के में अलवणीय जल तो जो पीने लायक पानी है उसका 30% भाग क्या है? वो भूमि के नीचे पाया जाता है भौम जल के रूप में। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 27 है बाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? बाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, सतलुज नदी पर, यमुना नदी पर, या फिर चंबल नदी पर? तो बाखड़ा बांध किस नदी पर बना है बेटे? ये
सतलुज नदी पर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो सतलुज नदी है कहां पर बना है बांध? ये जो ये आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब है, ठीक है, उसके बॉर्डर पर बना हुआ है ये कौन सा बांध? भाखड़ा बांध, सतलुज नदी पर है ये। तो आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध कृष्णा नदी पर, महानदी पर, कावेरी नदी पर या फिर गोदावरी नदी पर? जो बेटे हीराकुंड जो बांध है भारत का सबसे लंबा बांध है, ये उड़ीसा राज्य में, भारत के उड़ीसा राज्य में कौन सी नदी पर बना है? महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटे? बी हो जाएगा। इनमें से एक रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। मतलब कौन सी एक ऐसी फसल है जो रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? गेहूं, चाय, गन्ना, केला। हमें पता है चाय, गन्ना और केला ये तीनों क्या है? रोपण फसलों के उदाहरण है। इसलिए जो उदाहरण नहीं कौन सा इसमें रोपण फसल का, वो क्या है? गेहूं। तो आंसर क्या रहेगा बेटे? ए हो जाएगा। ठीक है बेटे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30। भारत में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य कौन सी शस्य ऋतु होती है? मतलब ऐसी कौन सी फसलें हैं जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोई जाती हैं? उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं? हाँ तो बेटे ऐसी फसलें जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? रबी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे? बी हो जाएगा। इसी प्रकार भारत में मानसून के आगमन के साथ, जब जून में भारत में मानसून आता है, आगमन के साथ कौन सी शस्य ऋतु होती है? रबी, जायद, खरीफ या इनमें से कोई नहीं? तो बेटे इसका आंसर क्या रहेगा? खरीफ। जो खरीफ की फसल है कहीं ना कहीं वो मानसून के आगमन के साथ हम लोग जीरी लगाते हैं ना, वो खरीफ की फसल है। यानी जो फसलें मानसून के आगमन के साथ लगाई जाती हैं वो खरीफ की हो जाती हैं। ऐसे ही प्रश्न नंबर 32। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ठीक है, अब रबी की फसलें कौन सी थी जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है? तो गेहूं रबी की फसल है, पता है हमें। चना भी रबी की फसल है क्योंकि चना भी सर्दियों में आता है। सरसों भी, क्योंकि सरसों का साग हम सर्दियों में खाते हैं, तो ये भी रबी की फसल है। ये जो बाजरा है, जो बाजरा क्या है बेटे? ये रबी की फसल है नहीं है। ठीक है बेटे, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उम्मीद है बेटे आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है हमारा भूगोल का। जो नेक्स्ट पार्ट है बेटे हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।